नमस्कार। आधुनिक भारत का इतिहास जानते हैं, ये सिर्फ कुछ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक जबरदस्त बदलाव की दास्तान है। ये कहानी है कि कैसे दुनिया के सबसे अमीर हिस्सों में से एक हमारा भारत पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया और फिर कैसे उसी जमीन से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसने उन जंजीरों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर फेंक दिया। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को साथ मिलकर समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, और एक ऐसा सवाल जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान कर देता है, वो ये है कि आखिर एक मामूली सी व्यापारिक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदना बेचना था, वो देखते देखते पूरे भारत पर कब्जा करने वाली सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गई। देखिए, ये कोई हादसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही चालाकी से और सोच समझकर चली गई चाल थी, और इसी के जवाब में हमारे आधुनिक भारत की पूरी कहानी छिपी हुई है। अच्छा, तो ये है हमारी यात्रा का एक छोटा सा नक्शा। इसकी शुरुआत होती है साल 1707 से, जब मुगल साम्राज्य बिखरने लगा था, और इसका अंत होता है 1947 में भारत की आज़ादी के साथ। इन लगभग 250 सालों में हम देखेंगे कि कैसे सत्ता एक हाथ से फिसलकर दूसरे हाथ में गई और फिर कितनी मुश्किलों से उसे वापस हासिल किया गया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर है जब भारत की किस्मत का सूरज, आप कह सकते हैं, धीरे धीरे डूब रहा था। और इसकी शुरुआत होती है एक मौत से, एक ऐसी मौत जिसने पूरे भारत का भविष्य ही बदल कर रख दिया। साल था 1707। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो जाती है। अब देखिए, औरंगजेब ने एक लोहे के हाथ से इस बहुत बड़े साम्राज्य को एक साथ बांध कर रखा था, लेकिन उसकी मौत के साथ ही वो पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। अब दिल्ली में कोई ऐसा ताकतवर शासक नहीं बचा था जिसकी बात पूरा हिंदुस्तान माने, और ये जो खालीपन था ये बहुत खतरनाक साबित हुआ। औरंगजेब के जाते ही इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया। जो छोटे छोटे राजा और नवाब थे, वो सब अपनी अपनी आज़ादी का ऐलान करने लगे। भारत कई टुकड़ों में बंट गया, और बस यही तो वो मौका था जिसका इंतजार समुद्र के पार बैठी ताकतें सालों से कर रही थीं। इस बिखराव और उथल-पुथल ने यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, ये सब के सब भारत के बेशकीमती व्यापार पर कब्जा करने की होड़ में लग गए। ये एक ऐसी रेस थी जिसमें आखिर में सिर्फ एक ही विनर हो सकता था, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जरा यहां देखिए, मैदान में कई खिलाड़ी थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सही बात है, लेकिन वो कुछ छोटे मोटे इलाकों में ही सिमट कर रह गए। फ्रांसीसी भी एक बहुत बड़ी ताकत थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंग्रेजों के इरादे कुछ और ही थे। जहां बाकी सब सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छिपा हुआ एजेंडा था, जीत और कब्जा। अंग्रेजों की जीत कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही होशियारी से बनाया गया प्लान था। पहला कदम, अपने यूरोपीय दुश्मनों, खासकर फ्रांसीसियों को रास्ते से हटाओ। दूसरा कदम, भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई का फायदा उठाओ, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ। तीसरा कदम, सहायक संधि जैसे चतुर जाल में फंसाओ, मतलब राजा अपनी सेना भंग कर देंगे और कंपनी पर निर्भर हो जाएंगे। और आखिरी कदम, जब वो पूरी तरह कमजोर हो जाएं, तो सीधा हमला करके सब कुछ छीन लो। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। अंग्रेजों ने भारत को एक क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह जीता। पहले क्वालिफायर मैचों में दूसरी यूरोपियन टीमों को हराया, और फिर नॉकआउट स्टेज में एक एक करके भारतीय रियासतों को पवेलियन वापस भेज दिया। लेकिन कहते हैं हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। गुलामी का अनुभव जितना दर्दनाक था, उसी ने आज़ादी की ज्वाला को भी जन्म दिया। तो अब हम कहानी के दूसरे और सबसे अहम हिस्से में पहुंच रहे हैं, गुलामी से आज़ादी की ओर भारत का महान संघर्ष। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक विस्फोट था। अंग्रेजों के 100 साल के राज के खिलाफ जो गुस्सा, जो अपमान, जो दर्द लोगों के दिलों में जमा हो रहा था, वो इस साल एक आग बनकर पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ये थी आज़ादी के लिए पहली संगठित दहाड़। और इस आग को भड़काने वाली चिंगारी क्या थी? एक नई राइफल के कारतूस। एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। बस इसी एक बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के धर्म को सीधी चुनौती दी थी। और जब भी हम 1857 की बात करते हैं, तो एक नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिम्मत और बहादुरी का प्रतीक बन गई। उनका बलिदान आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।
दिलचस्प बात यह है कि इस घटना को दो बिल्कुल अलग-अलग नज़रियों से देखा जाता है। अंग्रेज इसे कहते हैं सिपाही विद्रोह, मतलब कि ये सिर्फ सैनिकों का एक छोटा-मोटा विद्रोह था। वहीं भारतीय राष्ट्रवादी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। सच तो ये है कि इतिहास अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। 1857 का विद्रोह भले ही उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। वो सबक ये था कि सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, एक संगठित योजना भी होनी चाहिए। और इसी सबक से जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बनी। तो कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसके संस्थापक एक अंग्रेज थे, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम। खैर, पहली बार देश को एक ऐसा मंच मिला जहां पूरे भारत के पढ़े लिखे लोग एक साथ आकर अपनी बात रख सकते थे। अच्छा, शुरुआत में तो कांग्रेस की मांगें काफी नरम थीं, लेकिन जल्द ही एक शब्द पूरे आंदोलन का केंद्र बन गया: स्वराज, यानी अपना राज, अपना शासन। साल 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक तौर पर स्वराज का प्रस्ताव पास किया। अब तक आंदोलन एक नए और ज्यादा तेज दौर में पहुंच रहा था। ये बात सबको साफ हो गई थी कि सिर्फ अर्जियों और प्रस्तावों से आज़ादी नहीं मिलने वाली। अब लक्ष्य सिर्फ स्वराज नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था: पूर्ण स्वराज। साल 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का प्रस्ताव पास कर दिया। इसका मतलब साफ था, अब ब्रिटिश राज के अंदर अधिकार नहीं चाहिए, अब चाहिए पूरी तरह से आज़ादी। अब कोई समझौता नहीं होगा। और फिर आया साल 1942, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश को वो नारा दिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया: करो या मरो। ये आज़ादी के लिए आखिरी और निर्णायक लड़ाई का ऐलान था, और इसकी गूंज ने पूरे देश को जड़ाकर रख दिया। लगभग 200 साल, 2 सदियां। सोचिए, इतने लंबे समय तक भारत पर ब्रिटिश हुकूमत रही। ये एक ऐसा दौर था जिसने भारत की आत्मा को, समाज को और अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आखिरकार अनगिनत कुर्बानियों और न जाने कितनी पीढ़ियों के संघर्ष के बाद वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 15 अगस्त 1947 भारत ने अपनी मेहनत और अपने लहू से जीती हुई आज़ादी हासिल की। गुलामी की वो लंबी रात खत्म हुई और आज़ादी का एक नया सवेरा हुआ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। 200 साल के इतने लंबे संघर्ष के बाद